आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी के लिए हम कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है हमारे पास वो है अर्बन चैलेंज फंड को लेकर। अर्बन चैलेंज फंड बनाया है केंद्र की सरकार ने, जो हमारी संघ की सरकार है उसने। और क्यों बनाए हैं? ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ को इसका फ़ायदा मिल सके, इससे फंड मिल सके। लेकिन इससे फंड लेने की कुछ शर्तें भी हैं और इन शर्तों के कारण अर्बन लोकल बॉडीज़ से इससे पैसे लेना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। तो क्या समस्याएँ हैं और अर्बन चैलेंज फंड से अर्बन लोकल बॉडीज़ कैसे पैसा ले सकती है, कैसे इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि हमारी जो सरकारें चलती हैं, केंद्र सरकार से लेकर हमारे गाँव और हमारे मोहल्ले तक की सरकारें किस तरह से काम करती है, कैसे इनके पास पैसा आता है, क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, इन सारी बातों को देखेंगे क्योंकि ये सभी बातें अर्बन चैलेंज फंड के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हम देखेंगे ओल्च की स्क्रिप्ट को लेकर। ये स्क्रिप्ट है संथाली भाषा की। इसे अब 2025 में, क्योंकि 1925 में बनाया गया था, तो 100 साल पूरे हो गए हैं, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रपति महोदय एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा था कि संथाली भाषा और संथाली भाषा के लिए जो स्क्रिप्ट बनाई गई थी, वो जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सांस्कृतिक पहचान है और इसे अभी तक संरक्षण दिया जा रहा है। संथाली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है और इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एनजीटी को क्लीयरेंस मिला है, किसके लिए क्लीयरेंस मिला है? ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगर आपने हमारा नेशनल पार्क वाला वीडियो कोई सा भी देखा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा और अपना ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में, जो हमारा अंडमान और निकोबार वाले आइलैंड है, उसमें सबसे सदर्न साइड में एक आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। वहाँ पर यह परियोजना प्रस्तावित है। इसको लेकर कुछ आपत्तियां भी जताई जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील जनजाति है, 2 नेशनल पार्क हैं और पूरा ग्रीन कवर है। तो एक तो पर्यावरण को लेकर चिंताएं जताई जा रही थी, दूसरा हमारी जो जनजाति रहती है यहाँ पर, पीबीटीजी जनजाति है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो संवेदनशील पर्यावरण को लेकर, संवेदनशील जनजाति को लेकर इसको चैलेंज किया गया था, एनजीटी में चैलेंज किया गया था, लेकिन एनजीटी ने अपना फैसला दे दिया है। एनजीटी ने इसको मंजूरी दी है। देखेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट क्या है और साथ में एनजीटी ने किस आधार पर मंजूरी दी है, किस आधार पर आपत्तियां जताई गई थी और अभी भी मामला कोलकाता हाई कोर्ट में है। तो उन सभी बातों को यहाँ पर देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि अपना जो कॉटन है उसको लेकर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज वाले मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश को अपने अमेरिकी कपास का ज़ीरो टैरिफ पर आयात करने का फ़ायदा और फिर ज़ीरो टैरिफ पर निर्यात करने का फ़ायदा मिल रहा है, वैसा ही फ़ायदा भारत भी ले सकता है। और इसको लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर विदेश से, अगर अमेरिका से कपास बुलवाया जाता है, सस्ता कपास बुलवाया जाता है, तो जो कंपनियां, जो फैक्ट्रीज़ किसानों से कपास खरीदती हैं, उन्हें तो फ़ायदा हो सकता है। किसानों से कपास खरीदने वाली जो कंपनियां सस्ता कपास खरीद कर उसे निर्यात कर सकती है, उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन किसानों का क्या होगा? किसानों को क्या अपने उत्पाद की, अपनी फसलों की सही कीमत मिल पाएगी? इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं, काफ़ी ज़्यादा शंकाएं हैं और हमारी सरकार इन शंकाओं को स्पष्टता से दूर नहीं कर रही है और इस चुप्पी के कारण संदेह बढ़ता जा रहा है और पूरी जो डील हुई है उसको लेकर भी अभी तक साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। फिर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो के बारे में, वर्क टू पॉपुलेशन रेशो के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टेक्निकल अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन ये जो तकनीकी अंतर होता है सभी चीज़ों में, उसको हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के सवाल बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा बारीकी से पूछे जाते हैं और किसी भी स्टेटमेंट्स में इनके अंतर के बारे में, इनके डेफिनेशन के बारे में कभी कभी हो सकता है कि आ जाए। इसके बारे में हम देखेंगे कछुओं के बारे में, और ये जो लेदर हॉग्ड कछुए हैं वहाँ पर इन कछुओं की आबादी, इन कछुओं के प्रजनन कान, इन कछुओं के जो प्रजनन ग्राउंड है उनके बारे में, हमारी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे पृथ्वी के ऊपर जो जलवायु परिवर्तन की घटना देखी जा रही है, तेज़ी से कुछ एक्सट्रीम
घटनाएँ भी देखी जा रही है, मौसम के पैटर्न बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, समुद्री जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सभी चिंताओं को देखते हुए और टर्टल के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है, इसको लेकर चिंताएँ जताई जा रही है। हम इसका आईयूसीएन स्टेटस भी देखेंगे। अब फिर देखेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डीपीडीपी एक्ट है, उसकी जो धारा है 44(3) उसको लेकर एक याचिका को मंजूरी दी है। क्या कहता है ये सेक्शन, क्या कहती है ये धारा, इन सभी बातों को हम डिटेल में देखेंगे। तो सारी चीज़ें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है अर्बन चैलेंज फंड। ये फंड बनाया है केंद्र सरकार ने, लगभग अभी 1 लाख करोड़ रुपए इसमें डाला है। आने वाले 5 सालों में 4 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च होने की बात चल रही है। इस फंड को 2025-26 से लेकर अपना 2030-31 तक के लिए बनाए हैं, 33-34 तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। और इसमें केंद्र सरकार अर्बन लोकल बॉडीज़ को पैसा देंगी, अगर वे एक शर्त को पूरा करती हैं तो। कौन सी शर्त है ये? ये शर्त है कि मान लीजिए कोई भी अर्बन लोकल बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी आप जानते हैं नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सारे होते हैं और इन्हें अपने यहाँ शहर में जो ये लोकल गवर्नेंस का काम देखते हैं, वहाँ पर सुविधाएँ बनाने के लिए, लोगों को बेसिक सुविधाएँ देने के लिए कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाने होते हैं। जैसे मान लीजिए पार्किंग की सुविधा करने के लिए प्रोजेक्ट लगाना है, तो अगर उसकी कुल लागत का 50% ये बाज़ार से कैसे? या तो बैंक से ऋण ले सकते हैं या फिर पीपीपी मॉडल के तहत ये इसको डेवलप कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड जारी करके ये पैसा उगा सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, संसाधनों को जुटा सकते हैं। अगर इन 3 संसाधनों या फिर इससे भी ज़्यादा कोई अगर उनके पास विकल्प है, तो अगर मार्केट से 50% पैसा ले लिया जाता है, तो 25% पैसा केंद्र सरकार इस फंड से देगी। ये जो शर्त है, इसको लेकर, इस फंड को लेकर चर्चा की जा रही है कि एक तरफ फ़ायदा भी है, अगर इस तरह से अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ सेल्फ सफिशिएंट होकर अपने आत्मनिर्भरता से इस तरह के संसाधन जुटाती है, केंद्र और राज्य के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करती है और निजी क्षेत्र के ऊपर निर्भरता को बढ़ाती है और इस तरह से फंड जुटाती है, तो केंद्र सरकार भी इस फंड से उसकी मदद करेगी। लेकिन एक तरफ फ़ायदे तो हैं कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उन्हें निजी संसाधनों से पैसा, निजी क्षेत्र से पैसा जुटाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि हमारे जो अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय हैं, मान लीजिए जो अगर बड़ी लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे कि मुंबई है, जैसे कि दिल्ली है, वहाँ के जो नगर निगम है, वहाँ के जो कॉरपोरेशंस हैं, वो अगर इस तरह के बॉन्ड जारी करते हैं, अगर कर्जा लेते हैं, तो वहाँ पर उन्हें आसानी से इन्वेस्टर भी मिल सकते हैं, आसानी से कर्जा भी मिल सकता है। लेकिन बात होती है जब छोटे शहरों की, जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है, एरिया कम है, संसाधन कम है, इनके पास प्रशासनिक अधिकार कम है, वित्तीय क्षमता कम है, वहाँ पर इस तरह से पैसा जुटाना, इस तरह से फंड जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है और इसे पूरा नहीं किया जा सकता, लगभग असंभव की तरह लगता है। और उसमें इस तरह की शर्त लगाना, और अगर इस तरह की शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तो इस फंड से अगर पैसा नहीं मिलता है, तो इनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। छोटे शहर इससे पीछे छूट सकते हैं। एक लाइन में हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, छोटे शहरी निकाय हैं, जो छोटे शहरी स्थानीय निकाय हैं, जो लोकल गवर्निंग बॉडी हैं, अगर वे इस तरह के संसाधन नहीं जुटाती हैं, क्योंकि इनके पास वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीमित हैं और नहीं जुटा पाती हैं, तो इन्हें जो बड़े शहर हैं, उनकी तुलना में नुकसान हो सकता है, वे पीछे छूट सकते हैं। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, पब्लिक को बेसिक सुविधाएँ प्रदान करने का काम है, वो कहीं न कहीं पीछे छूट सकता है और उन्हें इस पूरी व्यवस्था का नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार कह रही है कि अगर परियोजना लागत का 50% अगर आप कहीं से बॉन्ड से, डेट लोन से या फिर अपना पीपीपी मॉडल से जुटाते हैं, तो 25% पैसा परियोजना लागत का, प्रोजेक्ट कॉस्ट का पैसा आपको मिलेगा केंद्र सरकार से। अब लेकिन जैसे हमने बात की कि 50% राशि कैसे जुटाई जाए, कुछ गवर्निंग बॉडीज़ बड़े-बड़े शहरों की जो नगर पालिका, नगर निगम है, वो तो इसे जुटा सकती हैं, लेकिन छोटे शहरों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
जैसे हमने बात की कि अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है, पहले कभी इस तरह के प्रोजेक्ट इस तरह की शर्तें नहीं थी, कभी इस तरह से काम नहीं किया गया है। पहली बार इस तरह का काम आया है या इस तरह की शर्त थोपी गई है, तो इन्हें पूरा करना, इनकी क्षमताएँ बहुत ज़्यादा सीमित है, इनकी क्षमताओं को और बढ़ाना ये चैलेंज है और फंड जुटाना सबसे बड़ा चैलेंज है। अब शहरों को, जैसे हमने कहा कि वित्तीय अधिकार पर्याप्त नहीं दिए गए हैं, तो उनके ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कर्जा उसे ही दिया जाता है जिसमें चुकाने की क्षमता होती है। अब अगर छोटे शहर जहाँ पर पहले ही केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अनुदान के ऊपर डिपेंडेंसी है, केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर फंड के मामले में निर्भरता है, तो वहाँ पर इन्हें कोई उधारी देकर रिस्क नहीं लेगा या नहीं ले सकता है, क्योंकि पैसा वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती। हालाँकि इस फंड को बनाते हुए केंद्र सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए एक अलग से फंड रखा है, जिसमें गारंटी दी गई है उनके कर्ज़े के बदले। तो वहाँ पर ये जो प्रावधान है वो थोड़ा-सा लगभग 5,000 करोड़ का फंड है, और वो गारंटी देता है कि अगर छोटी गवर्निंग बॉडीज़ कर्ज़ा लेती है, नहीं चुका पाती है, तो केंद्र सरकार देगी। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रावधान है वो थोड़ा-सा लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन फिर भी संदेह बना हुआ है कि कैसे ये सारा फंड जुटाया जाएगा। पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, और राजनीतिक पक्षपात हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। जब केंद्र और राज्य के बीच में संसाधनों के बँटवारे की बात आती है, तब भी जो दूसरी पार्टीज़, जहाँ पर केंद्र के अलावा जो दूसरी पार्टी है, जहाँ पर अगर राज्यों में सरकार है उनकी, तो वो भी इस तरह के आरोप लगाती है। फिर वहाँ पर चूँकि सभी जगह संसाधनों की कमी है, तो राजनीतिक पक्षपात भी होते हैं, और हम देखते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़, उनके इलेक्शन भी पार्टी बेस्ड होते हैं। तो जहाँ पर अलग-अलग पार्टी की सरकारें हैं, जहाँ पर राजनीतिक असहमति वाली पार्टी की सरकार है, वहाँ पर राजनीतिक पक्षपात भी हो सकता है। सरकार कोशिश कर रही है कि सरकारों के ऊपर से जो पैसे का बोझ है, जो संसाधनों का बोझ है, उसे कम किया जाए और निजी क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाए, ताकि संसाधन सभी जगह से जुटाए जा सकें। लेकिन अगर संसाधन नहीं जुटाए जाते हैं, पैसे की कमी होती है, निजी क्षेत्र से पैसा नहीं आता है, तो और किसी परियोजना की लागत बहुत कम करके आकी जाती है, तो यहाँ पर सुविधाओं की गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं और ये सारे प्रावधान हैं अर्बन चैलेंजेस फंड को लेकर। केंद्र सरकार को छोटी गवर्निंग बॉडीज़, छोटी लोकल गवर्निंग बॉडीज़, छोटे शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनके हितों के लिए कुछ अलग से प्रावधान करने चाहिए। बड़े और जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रशासनिक अधिकार है, बहुत ज़्यादा वित्तीय संसाधन हैं, उन गवर्निंग बॉडीज़ को, उन लोकल गवर्निंग बॉडीज़ को, उन स्थानीय निकायों को ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों के लिए जुटाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि उनसे सीख कर छोटे शहरों की जो अपना नगर पालिका है, वो सीख सके, उनसे प्रेरणा ले सके। तो इसका प्रयोग पहले बड़े-बड़े शहरों से शुरू किया जाना चाहिए, और उसके बाद उसे नीचे के स्तर तक उतारा जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ऑल चिकी स्क्रिप्ट को लेकर। ये जो स्क्रिप्ट है, जैसे आप जानते हैं कि जो चीज़ हम बोलते हैं हमारे मुँह से, वो भाषा है, और जो हम पेपर पे लिखते हैं, मतलब हमारे बोले गए शब्दों को अगर हम ज़मीन पर उतारते हैं, तो हमें एक माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, या दूसरे माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो हम जो लिखते हैं वो स्क्रिप्ट होती है, और जो बोलते हैं वो भाषा होती है। इसी तरह संथाली भाषा की एक स्क्रिप्ट है, ओल चिकी स्क्रिप्ट, ओल चिकी लिपि, और इस लिपि को 1925 में विकसित किया गया था, और इस लिपि को विकसित किया गया था अपनी जो संथाली भाषा है उसके हिसाब से, क्योंकि हर भाषा में कुछ ऐसे उच्चारण होते हैं जिन्हें एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है, और हर भाषा की जो स्क्रिप्ट होती है उसके उच्चारण के हिसाब से होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे मराठी है, तो मराठी में ये जो शब्द है ळ, ळ, तो वैसा उच्चारण हिंदी में नहीं है, हिंदी में ल है, इस तरह का कोई उच्चारण नहीं है। ळ को लिखने के लिए हमारे पास कोई अक्षर नहीं है। वैसे ही हर भाषा के उच्चारण अलग-अलग होते हैं, और हर भाषा की ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं, उसके हिसाब से उसकी स्क्रिप्ट होती है। तो इसी तरह ओल चिकी स्क्रिप्ट है संथाली भाषा की, इसमें लगभग अपने हम देखें तो कितने 30 अक्षर हैं, और इसे 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ये जो पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं, इन्होंने डेवलप किया था, और तब से इसका प्रयोग संथाली भाषा के लिए किया जा रहा है। और इसको 100 साल पूरे हो गए हैं, और ये संथाली भाषा की स्क्रिप्ट है। इसकी जो उच्चारण है, इसकी जो ध्वनि है, उसके हिसाब से इसको बनाया गया था। फिर
1939 में इसे मयूरभंज राज्य प्रदर्शनी में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। बस इतनी ही न्यूज़ है, कोई ज़्यादा खास है नहीं। हमें ध्यान रखना है ओल चिकी स्क्रिप्ट के बारे में और संथाली भाषा के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है वो है द ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट है लगभग 92,000 करोड़ का और ये प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार द्वीप कहाँ है? आपने अगर हमारी जो अपनी नेशनल पार्क वाली अगर वीडियो देखी है, उसमें हमने सबसे पहली जो वीडियो बनाई है वो उसमें हमने ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में देखा है। उस वीडियो में हमने अंडमान निकोबार आइलैंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं सभी नेशनल पार्क के बारे में एक एक करके बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा है। तो ये है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, ये है अंडमान और ये है निकोबार। और निकोबार में और पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं उनमें आइलैंड्स जो हैं उनमें सबसे जो सदर्न साइड है, सबसे दक्षिण में, सबसे साउथ की तरफ जो हमारा आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसके ऊपर हमने देखा था 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क और एक है गिलाथिया नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क है और यहाँ पर एक पीवीटीजी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति रहती है, शोम्पेन जनजाति। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है इस एरिया में, इस क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें एक तो टाउनशिप बनाने की बात है, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने की बात है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात है और एक पावर प्लांट बनाने की बात है। ये 4 चीज़ें बनने वाली, एक टाउनशिप, एक पावर प्लांट, एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और एक एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसको लेकर आपत्तियाँ जताई जा रही है क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, एक समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड है जहाँ पर कोई रहता नहीं है, जहाँ पर एक बहुत पिछड़ी हुई जनजाति, बहुत आदिम जनजाति जो अभी तक मुख्य धारा में आई नहीं है, मुख्य धारा से जुड़ी हुई नहीं है, इनका पूरा जीवन अभी भी आदि मानव की तरह चलता है। पूरा एरिया जंगल से भरा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर, बहुत सारी वल्नरेबल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज, बहुत सारे मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, दलदल एरियाज और टर्टल के लिए जो अपने कछुओं के लिए जो प्रजनन क्षेत्र होते हैं, प्रजनन के लिए जो बीच पर प्रजनन करते हैं वो वाले एरियाज भी हैं। तो इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही है क्योंकि इन सभी चीज़ों का नुकसान यहाँ पर होने जा रहा है। और इसको लेकर एनजीटी में एक याचिका डाली गई थी और एनजीटी ने 2012 में भी मंजूरी दे दी थी और अब 2026 में भी मंजूरी दे दी है। कमेटी ने इसको लेकर, आपत्ति को लेकर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को यह जांच करना था कि क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करने पर नुकसान होगा या नहीं होगा। और इस हाई पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और एनजीटी कह रही है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजिक संवेदनशील जानकारियां हैं जिनको लेकर भारत की सुरक्षा खतरे में हो सकती है। अब इस तरह का जो आर्गुमेंट है जिसमें बार-बार भारत की सुरक्षा, संवेदनशील जानकारी, इस तरह के जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं, इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं, उनको लेकर एक चिंता पैदा होती है कि बार-बार अगर इस तरह का आर्गुमेंट दिया जाता है, इस तरह का कारण बताया जाता है, तो किसी भी जानकारी को किसी भी तरह से भारत की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा सकता है। और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों में, इस तरह के जो इतनी पिछड़ी जनजाति है, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि लोगों ने बड़े पैमाने पर अरावली को लेकर विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन अब यहाँ पर ये जो जनजाति है वो अपनी बात कहने में, लोगों तक बात पहुँचाने में सक्षम नहीं है। ऊपर से यहाँ का जो पर्यावरण है बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, पशु पक्षी हैं, अपना मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेकर चिंता जताई जा रही है और इस तरह का जो आर्गुमेंट है कि रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया जा सकता, भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो इस तरह के आर्गुमेंट बार-बार हम देख रहे हैं कि पिछले समय से बनाए जा रहे हैं और एक ट्रेंड सा चल गया है इस तरह की बातों का। तो ये इसको लेकर हमें चिंतित होना पड़ेगा, इसको लेकर चिंताएं पैदा होती हैं और इस तरह से एनजीटी ने यहाँ पर अपनी बात कही है जैसे फैसला पहले ले लिया गया था और उसके हिसाब से सारी फाइंडिंग्स, उसके हिसाब से सारे तर्क गढ़े गए हों। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर चूंकि रणनीतिक क्षेत्र है और रणनीतिक महत्व को देखते हुए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और फिर इसे मंजूरी दे दी गई है। और फिर यहाँ के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी जैसे कि अपने
प्रवाल भित्तियाँ हैं, जैसे अपने पुनर्जनन क्षेत्र हैं, जैसे तट कटाव, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को यहाँ पर ज़िम्मेदार बताया गया है, पर्यावरण मंत्रालय को ज़िम्मेदारी दी गई है। साथ में यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ये भी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो सरकार इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहती है, जिसके खिलाफ आपत्तियाँ हैं, क्या उसे ही इसके संरक्षण की, क्या उसे ही इसे बचाने की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है? पर्यावरण मंत्रालय तो सरकार का हिस्सा है और सरकार ही इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहती है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर सवाल है। और इस तरह के जो तर्क दिए जाते हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तो निराशा होती है, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम के ऊपर से भी एक तो निराशाएँ पैदा होती हैं, लोगों का भरोसा कहीं न कहीं हिलता है। और इस तरह से अगर फैसले लिए जाते हैं और इस तरह से अगर रिपोर्ट्स को दबाया जाता है, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा संदेह पैदा होता है। सरकार को चाहिए कि अगर नुकसान भी होता है, तो सरकार को स्पष्टता के साथ सरकार, क्योंकि सरकार हमारे पास बहुत पावरफुल सरकार है, सरकार के पास बहुत बड़ा बहुमत है। भारत की सरकार है, चाहे बहुमत कम भी होता है या इतनी मजबूत सरकार न भी होती, तब भी सरकारों के फैसले हमारे यहाँ लागू होते हैं। हमने देखा है सरकारों के ऊपर भरोसा हमेशा से जनता ने किया है। असहमतियाँ, आपत्तियाँ, आलोचनाएँ एक तरफ है, लेकिन हमारी सरकारों को और हमारे इंस्टीट्यूशंस को जनता का भरोसा मिला है। और अगर इस तरह की परियोजनाएँ संवेदनशील क्षेत्रों में बनाई जाती हैं और अगर उनसे नुकसान भी होता है, तो उन्हें स्पष्टता के साथ और पारदर्शिता के साथ बताया जाना चाहिए, सारी चीज़ों को खुले तौर पर बताया जाना चाहिए। और अगर इस तरह की बातों को जैसे गोपनीय रखा जाता है, छिपाया जाता है, तो उनसे और ज़्यादा संदेह पैदा होता है। यहाँ पर एनजीटी ने कहा है कि ये जो पूरा एरिया है वो सीआरज़ेड कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन 1A में नहीं आता है और इसको लेकर फिर मतलब रोक लगाने को लेकर कोई सवाल नहीं पैदा होता है, इसलिए वो मंजूरी दे रहे हैं। कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन की बात करें तो जितने भी हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं, उनकी रक्षा के लिए इस तरह के नियम बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1991 में बनाए गए थे। और किसके तहत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। 1986 का शायद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत 1991 में कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन्स बनाए गए थे। और कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन में पूरे तटीय क्षेत्र को लगभग 4 क्षेत्रों में बाँटा गया था। 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं। कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन 1A और 1B। तो ये जो ए वाला क्षेत्र है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ हैं, कोस्टल मतलब कोरल रीफ्स हैं, यहाँ पर अपने नेस्टिंग ग्राउंड है टर्टल्स के लिए। यहाँ पर का जो पर्यावरण है बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और ये जो बी वाला है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हाई टाइड और लोअर टाइड का पानी आता है। और इसको लेकर ये चूँकि ये पूरा एरिया सेंसिटिव है, इसको लेकर कहा जा रहा है एनजीटी की तरफ से कि क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, जबकि देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, यहाँ पर कोरल रीफ्स हैं, यहाँ पर टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड है, यहाँ पर पशु पक्षियों के आवास हैं। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है और इसको लेकर अब पर्यावरण की जो चिंता है उन्हें दरकिनार करते हुए एनजीटी ने मंजूरी दे दी है। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में क्या क्या होता है, 1 में क्या होता है, जैसे हमने देख लिया। 2, 3 और 4 आप यहाँ से थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभी भी कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती है और जो एनजीटी के निर्णय होते हैं उन्हें भी आप ये वाला जो फैक्ट है उसको ध्यान रखना है कि एनजीटी के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो एनजीटी के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कोलकाता हाई कोर्ट में इस तरह का मामला चल रहा है। बाकी जो यहाँ की निकोबारी और शोम्पेन जनजातियाँ हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव होने वाला है, तो इसको लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। एनजीटी का ये जो फैसला है ये काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक, काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। और अगर सरकार की तरफ से अगर ये सारी जानकारी खुलकर, सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ, भले ही नुकसान हो रहा होता है पर्यावरण को, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरी है देश की सुरक्षा के लिए, तो सारी बातों को खुले तौर पर यहाँ पर सामने रखना चाहिए और सारी चीज़ों को बताया जाना चाहिए। इसके जो अगर नुकसान होता है पर्यावरण को, उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो दूसरे विकल्प भी यहाँ पर तलाशने होंगे। तो इसको लेकर भी सरकार की तरफ से एकदम पारदर्शिता के साथ अगर बात की जाती है, तो ज़्यादा भरोसा बनता है सरकारों के ऊपर। अगर देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, दूसरी तरफ थोड़ा-सा नुकसान होता है, डेवलपमेंट होता है, तो इसका पक्षधर हर कोई व्यक्ति होगा। लेकिन अगर जानकारियों को गोपनीय रखा जाता है, देश की सुरक्षा के नाम पर या किसी दूसरे कारण से, तो वहाँ पर संदेह पैदा होता है और भरोसा कम होता है। इसके अलावा भरोसे की बात चल रही है तो यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच में क्या ट्रेड डील हुई है,
अमेरिका के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनके आयात पर कितना भारत में टैरिफ लगेगा, उसको लेकर भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेरिका में कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा स्पष्टता से बातें सामने नहीं आई हैं। और बार-बार इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं, हम रोज़ तो नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ वाले मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जिस तरह से ज़ीरो रेसिप्रोकल टैरिफ का फ़ायदा उठा रहा है, कैसे उठा रहा है? जैसे ये बांग्लादेश है, ये यूएसए है, यहाँ से कपास आएगा, बांग्लादेश कपास के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा, कपास से यहाँ पर कपड़ा बनाकर यूएसए में एक्सपोर्ट किया जाएगा, यूएसए इसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा। तो इसी तरह की व्यवस्था का फ़ायदा भारत भी उठा सकता है। इसको लेकर यहाँ पर एक वाटर टेस्टिंग की जा रही है, पीयूष गोयल साहब ने इस तरह का बयान दिया है और उसको लेकर इनका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी कपास अगर आता है तो कपास खरीदने वाली जो कंपनियां हैं, जो किसानों से कपास खरीदती हैं, जो फैक्ट्रीज है वो खरीदती हैं, जो व्यापारी है वो खरीदते हैं, तो उन्हें हो सकता है कि फ़ायदा हो, शायद सस्ता कपास मिल जाए। लेकिन जो किसान है, जो कपास बेचता है, जिसका उसे उचित दाम भी नहीं मिल पा रहा है, अगर जो घरेलू कपास की कीमतें गिर जाती हैं तो किसानों का नुकसान होगा, किसानों को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि किसानों को अभी भी उनकी जो फसल है उसका सही दाम नहीं मिल पाता है। एम एस स्वामीनाथन जी के जो एक आयोग बना था उनकी अध्यक्षता में, उसने जो फार्मूला दिया था उसके हिसाब से एमएसपी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एमएसपी कम है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमारे किसान के पास आजीविका का एक साधन है, उसकी फसल, उसका घर उससे चलना है, उसके बच्चों की फीस उससे जानी है, शादी ब्याह का खर्चा उससे निकलना है, दवाइयों का इलाज का खर्चा उससे निकलना है, आने जाने का खर्चा उससे निकलना है। मतलब सारा जीवन उसका खेती पर निर्भर है। और उसमें भी अगर भारत में किसी दूसरे देश से फसल सस्ते दामों में आयात की अनुमति दी जाती है तो भारत के किसानों का यहाँ पर जो चिंताएं हैं उन्हें सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। इसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं। इसके अलावा जनवरी से नवंबर 2024 की तुलना में जनवरी-नवंबर 2025 में अमेरिकी कपास का आयात बढ़ा है, लगभग दुगना हो गया है। तो इसको लेकर भी चिंता है। और किसानों को एक तरफ हम सही दाम के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर सस्ता आयात होता है, सस्ते आयात की अनुमति दी जाती है उन देशों से जहां पर किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी मिलती है। कहा तो ये जाता है कि वहां पर कृषि लागत का एक बड़ा हिस्सा सरकार की सब्सिडियों से चल रहा है। तो वहां पर ऐसे में इस तरह के किसानों से, बड़े किसानों से, जिनके पास 500 हजारों एकड़ तक ज़मीन है, उससे भारत का किसान लड़ने में सक्षम है या नहीं है, इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। और निश्चित तौर पर सरकार का विरोध किसान कर रहे हैं और किसानों की चिंताएं एकदम सही लग रही है। सरकार को स्पष्टता के साथ सारी बातों को कहना होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है जनवरी 2026 में। तो इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो सारी कहानी है अनएम्प्लॉयमेंट की, या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, या वर्क टू क्या कहते हैं उसको, वर्क टू पॉपुलेशन रेशो की, ये सारी चीज़ क्या है। तो इस कहानी को समझने के लिए समझिए किसी देश में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, 100 लोग रहते हैं, उसमें से लगभग 60 लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई काम मिले जिसके बदले वो पैसा कमा सकें। 60 लोग चाहते हैं और 40 लोग नहीं चाहते, या तो वो बूढ़े हैं, या बच्चे हैं, या महिलाएं हैं, या स्टूडेंट्स हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं, ठीक। 60 लोग चाहते हैं, 40 लोग नहीं चाहते। 60 लोग में से 50 लोगों को काम मिल गया है और 10 लोग अभी भी काम ढूंढ रहे हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिला है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है, मतलब सर्वे नहीं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, ठीक। ये सारी जो जानकारियां हैं वो मिलती हैं हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो क्या है, वर्क टू पॉपुलेशन रेशो क्या है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो यहाँ पर ये जो 100 लोग हैं वो है हमारी पॉपुलेशन। 100 लोग में से 40 लोग तो काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, या तो पढ़ाई कर रहे हैं, या ये हाउसवाइफ्स हैं, या फिर बूढ़े हैं, या फिर ये बच्चे हैं। 40 लोग काम नहीं ढूंढ रहे, 60 लोग काम करना चाहते हैं। ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। इसमें जिन लोगों के पास काम है वो भी शामिल होते हैं, जिन लोगों के पास काम नहीं है वो लोग भी शामिल होते हैं।
तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो यानी वे सारे लोग जिनकी उम्र कम से कम 15 साल तो है, 15 साल या उससे ऊपर वाले लोग, जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो सारे लोग कहलाएंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। ठीक, 100 में से 60 लोग काम ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, या फिर काम उन्हें नहीं मिल रहा है ढूंढने के बाद भी, ये लोग होते हैं। ये जो 10 लोग हैं जिनकी उम्र कम से कम 15 साल तो है, काम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये है अपना अनएम्प्लॉयड, या इन्हें काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं। तो यहाँ पर बेरोजगारी का जो रेट है वो हम यहाँ से निकालते हैं। और ये जो 50 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्हें काम मिला हुआ है, वो होता है वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो। ठीक, इस अंतर को आपको याद रखना है और उससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं उन्हें मोटे तौर पर देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं पर कोट करने के लिए, किसी आंसर में लिखने के लिए, मेंस में लिखने के लिए, या अपनी समझ को विकसित करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो बताता है कि जनवरी 2016 में 15 या उससे अधिक आयु वाले बेरोजगारी, मतलब जैसे हमने कहा कि 15 साल की उम्र तो होनी चाहिए कम से कम, उससे 15 या 15 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, उनका परसेंटेज है, और काम नहीं मिला है 5% लोग हैं। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में 4.2% और शहरों में 7%, मतलब शहरों में ज़्यादा बेरोजगारी है। द पोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज नॉट करेंटली एम्प्लॉयड, कम से कम 15 साल की उम्र ध्यान रखना है। एम्प्लॉयड नहीं है, काम ढूंढ रहे हैं, काम चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये बेरोजगार है। ऐसा आदमी जो काम भले ही 15 साल से ज़्यादा का हो, जिसकी उम्र 15 से ज़्यादा हो, लेकिन उसे काम नहीं चाहिए, वो काम नहीं ढूंढ रहा है, उसे कहीं दूसरी जगह या कहीं पर भी कोई काम नहीं करना है, नहीं नौकरी करनी है, उसको आप बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। जो आदमी काम ढूंढ रहा है, जिसको काम नहीं मिल रहा है, वो होता है बेरोजगार। एक चीज़ यहाँ पर आपको ये बेरोजगारी की जो परिभाषा है उसको ध्यान रखना है। क्यों नहीं है काम ग्रामीण क्षेत्रों में? देखो भाई, अभी जो समय चल रहा है, न तो बुआई का समय है न कटाई का समय है, तो यहाँ पर काम नहीं है। और सर्दियों में आर्थिक गतिविधियाँ मंद पड़ी हुई हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक कारण बताया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो की बात करें तो भारत में कुल श्रम बल भागीदारी घटी है, 56.1% से हो गई है 55.9%। तो ये जो दर है वो कम हुई है। जैसे हमने कहा कि जो कुल पॉपुलेशन है उसमें से जितने लोग काम कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, इनको कहते हैं लेबर फोर्स। जॉबलेस या जॉब कर रहे हैं वो लोग। ठीक, तो इसकी दर कम हुई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 58.7% लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेशो में हैं, और शहरों में 50%, 50.3%। फिर जेंडर वाइज देखें तो पुरुषों में बेरोजगारी दर स्थिर रही है, महिलाओं में बेरोजगारी दर बढ़ी है। और इसके अलावा क्या है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो कितना है, ये है कुल है 35.1%, 35.1%, ग्रामीण क्षेत्रों में 39.7%, शहरी क्षेत्रों में 25.5%। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशो, हमारी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जिनके पास काम है, तो ये है अपना कुल कितना है, कुल तो इसमें लिखा हुआ अपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में है 56.2, शहरी क्षेत्रों में है 46.8। और मतलब अगर हम जो टोटल पॉपुलेशन है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, उसमें से अगर बेरोजगारी को हटाएं तो सारे लोगों के पास काम है ही, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। पूरे भारत में इसको कुछ सैंपल सर्वे के आधार पर लगभग 3,73,158 लोगों के सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। आप एक चीज़ और ढूंढ सकते हैं कि ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसको कौन सा मंत्रालय, कौन सी एजेंसी करवाती है। तो इतना होमवर्क तो आप कर ही सकते हैं, बाकी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब ये जो है
लॉगर हेड कछुआ जो है उसके ऊपर कई खतरे हैं। प्रजनन को लेकर खतरा, प्रवास को लेकर खतरा, भोजन को लेकर खतरा और शारीरिक आवास को लेकर खतरा। अब इतने सारे जो खतरे हैं वो क्यों हैं? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण एक चीज, दूसरा गर्म होते महासागर दूसरी चीज, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, समुद्री जल का बढ़ता हुआ तापमान, घटता हुआ भोजन, इन सभी चीजों के कारण कछुओं के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब ये जो लॉगर हेड कछुआ जो है वो है वल्नरेबल IUCN की रेड लिस्ट में, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक तो कछुए, अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्री वाटर का, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, टेम्परेचर और वाटर लेवल। तो टेम्परेचर वाटर लेवल दोनों बढ़ रहा है, उसके चलते क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ रहा है इनके जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो खत्म हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पानी भर गया है। इसके अलावा ये जल्दी घोंसले बना रहे हैं, कम अंडे दे रहे हैं, कम बार प्रजनन कर रहे हैं और आकार में छोटे हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं इनके सामने पैदा हो गई हैं। मादाएं जो 2 साल की बजाय अब 4 साल में एक बार प्रजनन कर रही हैं और अंडों की संख्या भी घट गई है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो अंडे होते हैं उनमें जो बच्चे निकलते हैं वो मादा बच्चे ज़्यादा निकलते हैं, और जब मादा बच्चे ज़्यादा निकलेंगे टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण जो इनके जो घोंसले होते हैं, मतलब बीज के ऊपर ये रेत में अंडे देते हैं, तो उनको कछुए के घोंसला कहा जाता है। तो वहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा ज़्यादा मादा बच्चे पैदा होते, ज़्यादा फीमेल बच्चे पैदा होते हैं और उसके कारण इनका सेक्स रेशो बिगड़ रहा है, ठीक है। और समुद्री उत्पादकता में कमी दिखाई दे रही है और इसका भी इनके भोजन के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर होने वाला है। इसके अलावा समुद्र स्थल बढ़ने से घोंसले जो इनके होते हैं, जहाँ पर ये घोंसले बनाते हैं उन वहाँ पर जल स्तर बढ़ गया है तो इनका घोंसले ख़त्म हो गए हैं। और तापमान के कारण लिंग अनुपात में इनके बदलाव हो रहा है। समुद्री धाराओं में बदलाव के कारण, अगर धाराएं बदलती हैं, जिन रास्तों से दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अगर वो रास्ते ही बदल जाएंगे तो इनके प्रवास पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है ये जहाँ नहीं जाना चाह रहे, जहाँ पर जो जलवायु है, जहाँ का टेम्परेचर, जहाँ का मौसम इनके लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। तो ये भी इनके सामने खतरे हैं। बाकी भोजन की इनके पास अब दिक्कत होने लगी है, आवास की दिक्कत है, टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण वाटर लेवल भी बढ़ रहा है, वाटर लेवल के कारण इनके जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो ख़त्म हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने के कारण इनका जो सेक्स रेशो है वो गड़बड़ हो रहा है। तो लॉगर हेड जो कछुए हैं IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल हैं और जलवायु परिवर्तन का असर इनके जीवन के ऊपर प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद है हमारा आज का लास्ट आखिरी आर्टिकल और ये है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 को लेकर। अब इसमें एक धारा है, सबसे पहले इस धारा को समझ लेते हैं कि धारा 44(3), इस धारा में ये है कि अगर आप सरकार से, अगर आप प्रशासन से RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कोई जानकारी मांगते हैं, अगर मान लीजिए आपने हमारे प्रशासन से, मतलब आपने अपने जिला स्तर पर कोई जानकारी मांगी, तो वहाँ पर इस धारा के तहत यह कहा जा सकता है कि फलानी जानकारी जो आप मांग रहे हैं किसी के जीवन से जुड़ी हुई व्यक्तिगत जानकारी है, उसे साझा नहीं किया जा सकता है। लेकिन पहले क्या शर्त थी? पहले ये था कि अगर व्यक्तिगत जानकारी है लेकिन सार्वजनिक हित में जरूरी है तो उस जानकारी को दिया जा सकता है और नहीं देने पर उसका कारण बताना होगा संबंधित अधिकारी को। लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है और बदलाव किया जा रहा है ये जो सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई व्यक्तिगत जानकारियों को साझा न करने को लेकर, मतलब इसमें प्रावधान अब किया जा रहा है कि भले ही व्यक्तिगत जानकारियां हैं, भले ही सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई है, उन्हें साझा नहीं किया जाएगा, भले ही वो सार्वजनिक हित से ही क्यों न जुड़ी हों। तो उसको लेकर इस धारा को अब चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस पर अब बात करने के लिए, इस पर सुनवाई करने के लिए राजी हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट इस धारा को लेकर एक 5 सदस्यीय पीठ बनाएगा, एक 5 जजों की एक बेंच बनेगी और इस मामले की सुनवाई करेगी। जैसे हमने बात की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। व्यक्तिगत जानकारी को लेकर स्पष्ट परिभाषा तय करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा है कि अगर इस तरह से जानकारियाँ छिपाई गई तो किसी भी जानकारी को किसी की व्यक्तिगत जानकारी से जोड़कर देखा जा सकता है।
फिर जब भी इस मामले में और भी ज़्यादा अपना जानकारी आएगी, जब भी फैसला होगा, उसको लेकर फिर हम बात करेंगे। एक तरफ जनहित है, दूसरी तरफ निजता है, तो उनमें संतुलन की ज़रूरत है। यदि व्यक्तिगत जानकारी, जो आरटीआई अधिनियम की ये जो धारा है 81J, इसमें इस तरह का प्रावधान है, और जो हमारा डीपी एक्ट है उसमें धारा 44(3) है। तो इन दोनों को लेकर अब देखना होगा कि हमारी जो अदालत है उसका क्या फैसला होने वाला है। जैसे कि जो हमारे अनुच्छेद 14 है या अनुच्छेद 19 है, ये हमें मौलिक अधिकार देते हैं। ये वाला तो हमारा अधिकार है। हमारे यहाँ पर जो 19 है, आर्टिकल 19 है, वहीं पर आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का हमें अधिकार मिल जाता है, जो हमारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उसमें। और यहाँ पर जो हमारे कानून का शासन है या फिर कानून के समक्षमता या विधियों का समान संरक्षण है, उसको लेकर यहाँ पर ये आधार लिए जा रहे हैं और इसको चुनौती दी जा रही है। आप अगर और चाहें तो ये जो सेक्शन है इसको और आरटीआई अधिनियम की धारा 81J को और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। बाकी सारी जानकारी हम ले ही चुके हैं, इसको समझ चुके हैं कि पूरा मामला क्या है। यहाँ से एमसीक्यू में पहला सवाल हो सकता है कि अर्बन चैलेंज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सवाल है कि अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत केंद्र सरकार की परियोजना लागत का 25%, केंद्र सरकार परियोजना लागत का 25% वहन करेगी। ठीक है, ये प्रावधान तो किया गया है, लेकिन कम से कम 50% जो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका बाजार स्रोतों से जुटाना अनिवार्य है। ये बात भी सही है। केवल ग्रामीण अवसंरचना परियोजना के लिए है, नहीं, शहरों के लिए है। दूसरा सवाल है कि ओल्च की लिपि, ओल्च की स्क्रिप्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह संथाली भाषा की स्वदेशी पूर्ण ध्वन्यात्मक लिपि है। ठीक है, इसकी रचना पंडित रघुनाथ मुर्मू ने की थी 1925 में। ध्यान रखना है 100 साल पूरे हो गए हैं 2025 में, मतलब 2026 में, 25 में, 25 से 26 एक साल, तो इस तरह से यहाँ पर 26 में 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें 52 अक्षर हैं, 30 अक्षर हैं, 30। ठीक है, 2 सही है और ये वाला गलत है। तीसरा सवाल है कि जनवरी 2026 में भारत की बेरोजगारी दर के संदर्भ में, इस तरह के सवाल नहीं आते लेकिन फिर भी आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से ये वाला जो स्टेटमेंट है कि शहरी बेरोजगारी दर ग्रामीण बेरोजगारी दर से अधिक है। हाँ, ये बात सही है कि शहरी बेरोजगारी दर ज़्यादा है, और यह वृद्धि मुख्यतः संरचनात्मक आर्थिक संकट के कारण, संरचनात्मक आर्थिक संकट के कारण नहीं, मौसमी वजहों से इस तरह की समस्याएं हैं। चौथा सवाल है असर्शन और रीजन वाला। जनवरी 2026 में ग्रामीण बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है क्योंकि सर्दियों में कृषि, निर्माण और छोटे व्यापार में गतिविधियां धीमी हो जाती है। ठीक है। पांचवा सवाल है जलवायु परिवर्तन लॉगर हेड कछुओं के प्रजनन को प्रभावित कर सकता है। ये बात सही है क्योंकि समुद्र का बढ़ता तापमान, घटती खाद्य उपलब्धता उनके ऊर्जा भंडार को कम कर सकती है। ठीक बात है, दोनों सही है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। छठा सवाल है कि अर्बन चैलेंज फंड के उद्देश्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है जलवायु संवेदनशील शहरों का निर्माण। तो बदलती जलवायु या जलवायु खतरों को लेकर या एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा खतरनाक अगर कहीं पर कोई मौसमी घटना होती है उसको लेकर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, निजी निवेश को प्रोत्साहन भी करना है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषण, केंद्र सरकार पूरा वित्त पोषण नहीं करेगी। बाकी 2 सही है, 2 ही सही है। ठीक है, पहला और दूसरा। सातवां सवाल है ओल्च की लिपि के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1939 में हुआ था। ये बात सही है, यह पहले से बंगाली लिपि का संशोधित रूप थी, नहीं। और तीसरा, यह संथाली समुदाय की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है। ये बात सही है, ये बात सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही होंगे। आठवां सवाल है कि जीरो टैरिफ अमेरिकी कपास आयात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि किसानों ने इसका विरोध किया है। तो किसान इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि अगर कपास बाहर से उपलब्ध हो जाती है और चूंकि कपास की उपलब्धता बढ़ेगी, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होगी, तो भाव निश्चित तौर पर गिरेंगे। अगर बड़े पैमाने पर आयात होता है तो, और बड़े पैमाने पर सस्ता आयात होता है तो। और इसको लेकर अभी तक हमारी सरकार सारी चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताएं, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर बातें हो रही हैं। इसको लेकर अभी भी संदेह की स्थिति बनी हुई है। सरकार अगर इस तरह से
गोपनीय चीज़ें रखती हैं, बातों को बताती नहीं स्पष्टता से, पारदर्शिता से, तो संदेह पैदा होता है। इससे घरेलू कपास कीमतों पर दबाव पड़ सकता है, ठीक है, किसान विरोध कर रहे हैं, ठीक है। भारत में कपास की एमएसपी स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार तय की गई है। देखो, स्वामीनाथन फार्मूले के हिसाब से ज़्यादा एमएसपी बनती है, लेकिन एमएसपी कम है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 9वां सवाल है कि ग्रेट निकोबार परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण से मंजूरी मिली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण से मंजूरी मिल गई है। परियोजना को रणनीतिक महत्व का माना गया है, ठीक है। सभी कानूनी चुनौतियां समाप्त हो चुकी नहीं, अभी नहीं हुई हैं। 10वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 की धारा 44(3) से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डीपीडीपी अधिनियम 2023 की धारा 44(3) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संवैधानिक पीठ को संदर्भित किया है, ठीक है। ये जो धारा है के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है, तो व्यक्तिगत जानकारी के पूर्ण प्रतिबंध लग सकता है, ये बात सही है। यह धारा आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) में निहित निजता और जनहित के बीच संतुलन कमजोर करती है, ये बात भी सही है। और आखिरी वाला स्टेटमेंट है कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14-19 के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न नहीं उठाता, प्रश्न उठाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट सारे सवाल और सारे आर्टिकल्स हम देख चुके हैं। इनको आप रिवीजन कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। और एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ से कितना पढ़ पाए हैं, कितना सीख पाए हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।